Hello students, today in this video we are going to read your lesson 4 A Truly Beautiful Mind, एक बहुत ही सुंदर दिमाग। इसमें हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसको कि जीनियस शब्द का पर्यायवाची माना जाता है, सिनोनिम माना जाता है। जब भी जीनियस वर्ड की बात होती है कि कोई बच्चा कितना जीनियस है, तो जीनियस का पर्यायवाची बन गए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनके सुंदर दिमाग ने क्या क्या उपज की, क्या क्या अच्छी चीज़ें साइंस में लाई, वो सारी बातें, उनकी कहानी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। आपके बिहाइव क्लास 9th के इंग्लिश का ये लेसन 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले क्या क्या सोचना है वो आप देखें। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं? जीनियस माने होता है प्रतिभावान, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, उसको जीनियस बोला जाता है। तो जब भी जीनियस शब्द आप सुनते हैं तो किसके बारे में सोचते हैं? हु इज अ जीनियस? प्रतिभावान व्यक्ति कौन होता है? जीनियस कौन होता है? What qualities do you think a genius has? आपके विचार में कोई भी जीनियस व्यक्ति में क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या गुण होते हैं? जब भी हम इस बात को करेंगे तो आपके दिमाग में, पिक्चर में, इमेज में जो फोटो दिया हुआ है अल्बर्ट आइंस्टीन, उनका नाम जरूर आएगा। उनके बारे में ही हमें पढ़ना है। We shall now read about a young German civil servant of who took the world by storm about 100 years ago. अब हम एक ऐसे युवा जर्मन सरकारी कर्मचारी के बारे में पढ़ेंगे जिसने लगभग 100 वर्ष पूर्व संसार में तहलका मचा दिया था, तूफान ला दिया था। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। 1905 की गर्मियों में इस 26 साल के युवक ने 4 नई खोजों के बारे में जल्दी एक के बाद एक 4 लेख अपने पब्लिश किए, प्रकाशित किए। अबाउट लाइट, प्रकाश के बारे में। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, परमाणुओं की गति के बारे में। द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, गतिमान वस्तुओं की इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में। एंड एनर्जी, हिज, और ऊर्जा के बारे में। ये 4 इसने अपने 4 लेख प्रकाशित किए जल्दी एक के बाद एक, और बिल्कुल तहलका मचा दिया दुनिया में 26 साल के एक युवक ने। एंड हिज वर्क took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos. उनके जो लेख थे, उनके लेखों से विज्ञान पत्रिकाओं के केवल कुछ ही पन्ने भरे थे, परंतु उनसे अंतरिक्ष, समय और समस्त ब्रह्मांड, एंटायर कॉस्मोस, कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड के बारे में हमारी जानकारी हमेशा के लिए बदल गई। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस, और आइंस्टीन का नाम जीनियस का एक पर्यायवाची बन गया। एक प्रतिभावान में जीनियस बन गया, आइंस्टीन का नाम बदल गया। 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. 50 साल के मृत्यु के 50 साल बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रतिभा, प्रभुत्व जारी है। रेन माने आधिपत्य होना। उनके जीनियस का जो वो दुनिया में राज करते हैं जीनियस शब्द पर, वो अभी तक चल रहा है। 50 ईयर्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस लेसन जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग अभी तो और भी ज़्यादा साल हो गए हैं। आपकी इमेज दिख रही है वीडियो में, ये आप देख सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। चलिए आगे लेसन को स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के नगर, इस नगर का नाम था उल्म में हुआ था, और ऐसा कोई चिन्ह नहीं था, कोई इंडिकेशन नहीं था जिससे पता चले कि उसके भाग्य में महान बनना तय है। Any indication that he was destined for greatness. On the contrary, और इसके विपरीत में, his mother thought
उनकी माँ सोचती थी अल्बर्ट वाज अ फ्रैक, कि अल्बर्ट अन्य बच्चों से भिन्न था। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उसकी माँ के लिए अन्य बच्चों से भिन्न था वो, क्योंकि उसका सिर कुछ अधिक ही बड़ा प्रतीत होता था, बड़ा भारी उनका सिर था। फ्रैक माने ए वर्ड यूज्ड डिसअपॉइंटिंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। एक फ्रैक इस शब्द जो है वो उस व्यक्ति के लिए होता है जिसके बारे में बात करके थोड़ी निराशा होती है, क्योंकि वो अन्य व्यक्तियों से असामान्य होता है, उसका बिहेव असामान्य होता है, उसका दिखना, उसका सोचना अन्य व्यक्तियों से असामान्य होता है। तो उसकी माँ भी उसको फ्रैक सोचती थी, यानी उसके बारे में कुछ भिन्न ही सोचती थी, क्योंकि उसका सिर बहुत ही बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। 2.5 वर्ष का होने पर आइंस्टीन अभी भी बोलता नहीं था, टॉक नहीं करता था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. जब उसने बोलना सीख लिया तो वो हर बात को 2 बार बोलता था, ट्वाइस बोलता था। Einstein did not know what to do with the other children and his playmates called him brother boring. आइंस्टीन की समझ में नहीं आता था कि अन्य बच्चों के साथ वो क्या करे, और उसके साथ खेलने वाले उससे जितने भी बच्चे थे उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे, नीरस भाई कहते थे, यानी बहुत ही बोरिंग लड़का है ये तो। सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए वो बालक अधिकतर अकेला ही खेलता रहता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वो मशीनी खिलौनों से स्पेशली पसंद करता था, वो मशीनी खिलौने। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सैड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। इतने पसंद थे उसको मशीनी खिलौने कि जब उसकी छोटी बहन जिसका नाम माजा था, माजा को देख करके वो बोला अच्छी है परंतु इसके पहिए कहाँ हैं, वेयर आर हर व्हील्स। मतलब वो अपनी बहन छोटी को भी मशीनी खिलौना समझ करके मानता था, उसके दिमाग में हमेशा यही बातें चलती थी। ऑटो जो एक हिस्टोरियन हुए हैं, ऑटो नागेबायर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन दैट ही कैरेक्टराइजेज एज अ लीजेंड बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। प्राचीन गणित के जो इतिहासकार हुए हैं ऑटो नागेबायर, उन्होंने आइंस्टीन के लड़कपन की एक कहानी सुनाई, जिसे कि एक लीजेंड भी कह सकते हैं, एक दंत कथा की संज्ञा देते हैं, बट वो काफ़ी सच प्रतीत होती है जब हम अल्बर्ट के बारे में पढ़ते हैं। एज ही वॉज अ लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वर वरीड। अब क्योंकि आप जानते हैं आइंस्टीन ने देर से बोलना शुरू किया था तो उसके माता पिता चिंतित रहते थे, वरीड रहते थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, और अंत में एक दिन भोजन की टेबल पर जब वो बैठे हुए थे तो एक रात उसने अपनी चुप्पी तोड़ी, अपनी साइलेंस को तोड़ा और कहा द सूप इज टू हॉट, सूप बहुत गर्म है, अधिक गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड His parents asked why he had never said a word before. इस सुन के चैन की सांस उसके माता पिता को मिली। चैन की सांस भर करके उसके माता पिता ने पूछा इससे पहले वो कभी क्यों न बोला था। अल्बर्ट से पूछा तो अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने जवाब दिया बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि इससे पहले सब कुछ ठीक था। तो जब उसको कोई चीज गड़बड़ लगी तो उसने बोलना शुरू कर दिया था। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। एक बार की बात है, एक बार उनके जो हेडमास्टर थे, वो प्रधान अध्यापक, उन्होंने आइंस्टीन के पिताजी से कहा कि आइंस्टीन चाहे कुछ भी धंधा चुन ले, कोई भी व्यवसाय बिजनेस चुन ले, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्यों? बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो किसी भी काम में सफल नहीं होगा। तो ऐसे उनके काम थे जिससे हेडमास्टर भी ऐसी बात करते थे कि वो कभी किसी काम में सफल नहीं होगा।
Einstein began learning to play the violin at the age of 6. आइंस्टीन ने वायलिन बजाना शुरू कर दिया था, 6 साल की आयु में सीखना शुरू कर दिया था उसने। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ ये चाहती थी कि वो वायलिन सीखे। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. बाद में वो प्रतिभाशाली ये बना, वो गैर पेशेवर वायलिन बजाने वाला बन गया। कोई बिजनेस नहीं किया उसने वायलिन का, पर वो बजाता था और इस स्किल का जीवन भर उसने कायम रखा, इस कौशल को उसने जीवन भर कायम रखा। एमेच्योर माने होता है शौकीन, डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रादर देन एज अ प्रोफेशन। जब कोई व्यक्ति बिना उस किसी चीज़ को पसंद करता है परंतु उसको प्रोफेशन के रूप में नहीं मानता है तो वो उसके लिए एमेच्योर कहते हैं उसको। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल, परंतु अल्बर्ट आइंस्टीन बुरा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक में हाई स्कूल में पढ़ने गया। म्यूनिक जगह का नाम है, शहर का नाम है जहाँ वो पढ़ने गए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 ईयर्स ओल्ड, वहाँ उसके माता पिता तब आ गए थे जब वो 15 साल का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और अपने लगभग सभी विषय में अच्छे अंक प्राप्त करता था। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन स्कूल के जो कठोर अनुशासन थे, नियम कायदे, उनको रेजिमेंटेशन बोलते हैं, और उसको उनसे हेट करता था, वो घृणा होती थी उसको स्कूल के नियमों से। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और अक्सर उस टीचरों के साथ में झगड़ा उसका होता रहता था। एट द एज ऑफ 15 साल की आयु में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही फेल्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 साल की आयु में उसे लगा कि उसकी सांस घुट रही है, उसका दम घुट रहा है इन अनुशासनों से, स्कूल के नियम कायदों से, और उसने स्कूल सदा के लिए छोड़ दिया, हमेशा के लिए उसने स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। शुरुआत के पिछले वर्षों में तो, शुरुआत के सालों में तो एल्बर्ट के माता पिता, मिलान शहर का नाम है, मिलान चले गए थे और उसके अपने बेटे इस आइंस्टीन को रिश्तेदारों के पास छोड़ गए थे, रिलेटिव्स के पास छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, काफ़ी लंबे वाद विवाद के पश्चात, खूब घर में परिवार में वाद विवाद हुआ, उसके पश्चात आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड in a city which was more liberal from Munich। काफ़ी विवाद के बाद में आइंस्टीन ने अपनी एजुकेशन को जर्मन बोलने वाले स्विट्जरलैंड में शुरुआत करने की उसने इच्छा जताई। इच्छा उसकी पूरी हो गई। ऐसे नगर में जो कि म्यूनिक शहर जो था जिसमें अभी था, वो म्यूनिक की अपेक्षा वो अधिक लिबरल था। स्विट्जरलैंड का शहर अधिक लिबरल था। उसे लगता था कि मैं स्विट्जरलैंड में अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो उसने स्विट्जरलैंड का प्रस्ताव रखा। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich। आइंस्टीन गणित में बहुत चतुर था, मैथमेटिक्स में गॉड गिफ्टेड था वो, और फिजिक्स में उसकी रुचि थी, भौतिकी में उसकी रुचि थी। एंड स्कूल की पढ़ाई, जब स्कूल की पढ़ाई फिनिश हो गई तो उसको ख़त्म करने के पश्चात उसने ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में पढ़ने का निश्चय किया। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। परंतु इस वॉलरस जैसी मूछों वाले जोशीले युवक को केवल विज्ञान ही आकर्षक नहीं प्रतीत होता था। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature। उसकी विशेष रुचि, स्पेशल इंटरेस्ट न केवल साइंस गणित में था, बल्कि उसका स्पेशल इंटरेस्ट अपने जो साथी होते थे, उसके जो फेलो स्टूडेंट होते थे, विद्यार्थी, उनमें एक लड़की थी मिलेवा मैरिक। में उसकी रुचि बढ़ गई, मिलेवा मैरिक से वो उसको पसंद करने लगा, जिसको कि वो दुनिया का उसे बहुत चतुर व्यक्ति समझता था वो मिलेवा मैरिक को, इसीलिए क्लेवर क्रीचर समझता था, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ा उस लड़की में। whom he found to be a clever creature।
This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. क्योंकि ये जो लड़की थी मिलेवा मैरिक, वो सर्ब यानी सर्बिया स्विट्जरलैंड की ही एक प्रांत है। तो सर्बिया निवासी स्विट्जरलैंड में इसलिए आई, स्विट्जरलैंड में इसलिए पढ़ने आई वो सर्बिया से, सर्बियन थी वो, क्योंकि जूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर आइंस्टीन अभी पढ़ रहा था, वो यूरोप के उन थोड़े से यूनिवर्सिटीज़ में से थी जहाँ महिलाएं डिग्री प्राप्त कर सकती थी। वही एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ महिलाएं डिग्री ले सकती थी, इसलिए वो भी सर्बिया से यहाँ स्विट्जरलैंड में डिग्री लेने आई थी, म्यूनिक जूरिक में। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीनीज who those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. आइंस्टीन को लगा कि उसके परिवार और यूनिवर्सिटी में जो संस्कृतिहीन लोग हैं, जिनमें कोई कल्चर नहीं है, जिनको कि वो फिलीपींस बोलता था, उनके विरुद्ध वो उसका साथ देगी, वो लड़की उसकी लड़ाई में साथ देगी फिलीपींस के खिलाफ। आइंस्टीन का उन लोगों के साथ हमेशा टकराव रहता था, फिलीपींस के साथ में। Philippines, a word used disapprovingly to talk about people who do not like art, literature और music. फिलीपींस एक ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी कला, साहित्य और संगीत जैसी चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो ऐसे लोगों से आइंस्टीन का झगड़ा रहता था। The couple fell in love. दोनों जो मिलेवा मैरिक और आइंस्टीन में प्यार हो गया, जो दोनों आपस में प्यार हो गया उनका। Letters survive in which they put their affection into words. ऐसे पत्र भी हैं, मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने अपने प्यार को शब्दों में व्यक्त किया है। लव लेटर वो लिखते थे एक दूसरे को। मिक्सिंग साइंस एंड टेंडरनेस, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. अब आप जानते हैं कि आइंस्टीन का इंटरेस्ट साइंस में भी था, तो लव लेटर में भी उसकी जो भाषा थी वो साइंटिफिक हुआ करती थी। तो एक बार उसने लेटर में ये शब्दों में लिखा था कि विज्ञान और मृदु भावनाओं का संगम किया है। आइंस्टीन ने लिखा, मुझे कितनी प्रसन्नता और गौरव होगा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, मुझे कितनी प्रसन्नता और गौरव होगा जब हम दोनों का सापेक्षता के सिद्धांत पर कार्य सफल निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. मुझे कितनी प्रसन्नता और गर्व होगी जब हम दोनों का सापेक्षता के सिद्धांत पर कार्य सफल निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह के लेटर उसके हुआ करते थे, जिसमें कि मिलेवा मैरिक भी टेंस हो जाती थी सुन करके। इस तरह की साइंटिफिक बातें उसके लेटर में आती थी। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. सन 1900 में जब वो 21 साल के थे, तो 21 साल की आयु में आइंस्टीन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट बन गए थे, स्नातक बन गए थे, परंतु बेरोजगार थे, और वो बेरोजगार भी थे, अनएम्प्लॉयड थे। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. वो टीचिंग असिस्टेंट यानी सहायक अध्यापक थे और घर पर पढ़ाई करते थे, पढ़ाते थे, लोगों को ट्यूशन व्यूशन देते थे, और अंत में 1902 में बर्न शहर है, तो बर्न में पेटेंट कार्यालय में उनको यांत्रिक विशेषज्ञ की नौकरी मिल गई। एक पेटेंट ऑफिस में उनको एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब 1902 में मिल गई। पेटेंट ऑफिस यानी वो होता है जहां पर कि आप जानते हैं वैज्ञानिक कोई खोज करते हैं तो वो खोज उनकी तब तक नहीं मानी जाती जब तक कि वो अपना एकाधिकार न जमा दें कि हाँ भैया ये खोज मैंने की है। इसके लिए उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है गवर्नमेंट में। तो जो ऑफिस उनके वैज्ञानिक चीज़ों को या कोई भी टेक्निकल आविष्कार किया है उसको जब रजिस्टर्ड कराते हैं गवर्नमेंट में, तो वो ऑफिस होता है पेटेंट ऑफिस। तो उसमें उनको जॉब मिल गई। When he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जब वो अन्य कार्य जो अन्य लोगों के आविष्कार होते थे उनका मूल्यांकन करता था
आइंस्टीन गुप्त रूप से सीक्रेटली अपने विचारों को विकसित कर रहा था, यानी वो जो सोचता था विज्ञान के बारे में उन चीज़ों को विकसित कर रहा था। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. सुनते हैं कि वो अपनी जो मेज हुआ करती थी, उनकी टेबल हुआ करती थी, उसमें जो दराज होती थी, उस दराज के बारे में हंसी से वो जोकिंगली बोलते थे कि ये सैद्धांतिक भौतिकी की दराज है, यानी ये मेरी दराज है परंतु इसमें मैं फिजिक्स के अपनी चीज़ें रखता हूँ, सैद्धांतिक भौतिकी की दराज है। तो मजाक में वो ये बात कहते थे। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. 1905 का आइंस्टीन का जो प्रसिद्ध लेख है, जो कि रिलेटिविटी के सापेक्षता जिसको बोलते हैं हिंदी में, सापेक्षता के विशेष सिद्धांत पर था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर था। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, उस सिद्धांत के अनुसार समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. वास्तव में दो पूरी तरीके से सही टाइम दिखाने वाली घड़ियां समान समय कभी भी नहीं दिखाई नहीं देंगी, दिखाती रहेंगी, कभी भी वो एक टाइम नहीं दिखाएंगी यदि वे एक यात्रा दूरी करके इकट्ठी लौटें और यदि उनमें से एक ने दूसरी की अपेक्षा तेज गति से यात्रा की हो। यानी कि दोनों घड़ियां यदि समान रूप से आए दो यात्रा करके और एक ने ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेन पकड़ी हो तो संभव ही नहीं है कि वो दोनों घड़ियां एक टाइम दें, अंतर जरूर आएगा। ये सापेक्षता के सिद्धांत को समझाने का तरीका था। फ्रॉम दिस फॉलोड the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. और इसी विश्वविद्यालय से ये सूत्र, ये फॉर्मूला निकला था जो कि द्रव्यमान और ऊर्जा, मास एंड एनर्जी में सापेक्षता दर्शाता है। आपको उसका सूत्र पता है? ये बहुत ही फेमस सूत्र है सापेक्षता के सिद्धांत का, रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी का, E बराबर mc²। यानी इसको आप कभी भी जब साइंस आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप जानेंगे। थोड़ा सा इसमें बताया गया है बुक्स में, E बराबर mc²। ये जो है इन द मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ये जो गणितीय सूत्र है इस समीकरण में E ऊर्जा बताता है, E यानी E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M फॉर मास और M द्रव्यमान बताता है, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम, और C शून्य में प्रकाश की गति को बताता है जो कि क्या होती है, अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड को ये दर्शाती है। व्हेन यू सिट, अब ये अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में इस बात को किस तरीके से सूत्र को उन्होंने बोला था आप सुने तो हंसेंगे। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours, जब आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे व्यतीत करते हो, उसके साथ बैठते हो, इट सीम्स लाइक 2 minutes, तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट ही हुए हैं। यानी आप किसी अच्छी लड़की जिसको पसंद करते हो, या लड़की की जगह लड़का कोई भी हो सकता है, तो 2 घंटे आप उसके साथ बैठ गए तो ऐसा लगता है कि 2 ही मिनट हुए हैं, अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ। When you sit on a hot stove for 2 minutes, परंतु जब आप किसी गर्म तवे पर चूल्हे के पास 2 मिनट के लिए बैठते हो तो क्या लगता है, इट सीम्स लाइक 2 hours, तो लगता है 2 मिनट भी 2 घंटे के बराबर हो गए, 2 घंटे व्यतीत हो गए हैं। दैट्स रिलेटिविटी, और यही होती है सापेक्षता। ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने समझाई थी कि सापेक्षता का मतलब क्या होता है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टीन भौतिकी की कठिन समस्याएं सुलझा रहा था, his private life was unraveling, तो उनका जो निजी जीवन था वो असफल होने लगा था, फेल होने लगा था, कई समस्याएं आ गई थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अल्बर्ट उस मिलेवा लड़की जिसको पसंद करते थे, मिलेवा से शादी करना चाहते थे पढ़ाई खत्म करने के पश्चात। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. परंतु उनकी माँ इसके विरुद्ध थी।
She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. क्योंकि उसकी माँ सोचती थी, इसलिए विरुद्ध थी वो, क्योंकि उस लड़की की उम्र 3 साल बड़ी थी। उसकी माँ के विचार से अल्बर्ट से बहुत ज़्यादा वो बड़ी थी। She was also bothered by Mileva's intelligence. और उसकी माँ मिलेवा में जो बुद्धि थी, दिमाग जो था, इंटेलिजेंट वो थी, उससे भी परेशान थी। She is a book like you. माँ उसको बोलती थी, आइंस्टीन को, वो तुम्हारी तरह बिल्कुल किताब है। His mother said, उसकी माँ कहती तुम्हारी तरह किताबी कीड़ा है, वो किताब है। आइंस्टीन put the wedding off. और ये आइंस्टीन ने फिर अपना शादी जो है वो टाल दी, विवाह को टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. अंततः इस पेयर ने, जोड़े ने, जनवरी 1903 में शादी कर ली। एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, परंतु कुछ साल बाद, द मैरिज फाल्टर्ड, शादी डगमगाने लगी। मिलेवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. इस काल में मिलेवा की जो बौद्धिक आकांक्षाएं थी उनका पतन हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन है वो खत्म हो रही हैं। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वो एक दुखी हाउसवाइफ बन रही थी, गृहिणी बन रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, कई सालों की निरंतर लड़ाई झगड़े के पश्चात, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919. इस जोड़े ने अंत में 1919 में तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टीन ने उसी साल अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया। अंग्रेजों में ऐसा हो जाता है, रिश्तेदारी में शादी कर लेते हैं। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम. आइंस्टीन का नया चैप्टर, नया निजी अध्याय एवं उसकी संसार में ख्याति साथ साथ हुई। In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. 1915 में आइंस्टीन ने अपना सापेक्षता पर सामान्य सिद्धांत का लेख प्रकाशित किया, जिसमें कि गुरुत्व जो होता है, ग्रेविटी, उसकी नई व्याख्या प्रस्तुत की गई। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. 1919 में सूर्य ग्रहण ने सिद्ध कर दिया कि वो बिल्कुल सही थी, जो थ्योरी थी वो बिल्कुल सही थी। तो इक्लिप्स ऑफ द सन यानी सूर्य ग्रहण। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. आइंस्टीन ने पहले ही सही गणना कर ली थी कि स्थिर तारों से आने वाला प्रकाश सूर्य के गुरुत्व क्षेत्र में कितना मुड़ेगा। स्थिर तारों से आने वाला प्रकाश सूर्य के गुरुत्व क्षेत्र में कितना मुड़ेगा, इसकी गणना पहले ही कर ली थी। फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. जो भी अखबार थे उस टाइम पर, न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों ने उसकी खोज को बिल्कुल वैज्ञानिक क्रांति, एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के नाम से घोषित कर दिया। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. आइंस्टीन ने 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और उसको संसार भर में ऐसे सम्मान और इनविटेशन, निमंत्रणों की झड़ी उस पर लग गई और अखबारों ने उसकी खूब प्रशंसा की। लॉडेड माने प्रशंसा करना। ये सन आप याद रखें कि नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1921 को। When the Nazis came to power in Germany in 1933, नाजी जर्मनी में हिटलर जो हुआ था, हिटलर को नाजीवादी बोलते हैं, तो हिटलर का जो शासनकाल था वही नाजीवादी शासनकाल था जर्मनी में। तो जब नाजी 1933 में जर्मनी में सत्ता में आए, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट. तो आइंस्टीन अमेरिका में जा बसे क्योंकि उनको पसंद नहीं थे नाजी। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. 5 साल बाद बर्लिन में जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फिजन, उसकी खोज ने अमेरिका के जो भौतिक विज्ञानी थे वो घबरा गए। अप्रोर माने वेरी अपसेट हो गए अमेरिका के
जो भौतिकवादी थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। उनमें से कई जो निरंकुश शासन था नाजीज का, उससे बचकर के अमेरिका आ गए, और जैसे कि आइंस्टीन आया था, और उन्हें डर था उन वैज्ञानिकों को कि नाजी जो हिटलर थे, जो जर्मनी के लोग थे, वो आणविक बम, एटॉमिक बम बना लेंगे और उसका प्रयोग कर लेंगे। एट द urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt. अपने एक कलीग, एक सहयोगी के आग्रह किए जाने पर आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा, on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. उस पत्र में लिखा उन्होंने, अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को आइंस्टीन ने लिखा, जिसमें चेतावनी दी गई, वार्निंग दी गई। क्या बोले थे? इस प्रकार के बम से किसी भी पोर्ट, बंदरगाह में विस्फोट से समस्त पोर्ट जो है बंदरगाह और आसपास के कुछ क्षेत्र का विनाश हो सकता है। ये चेतावनी उन्होंने दी। His words did not fail to have an effect, परंतु उनके शब्दों का प्रभाव नहीं हुआ, प्रभाव हुए बिना। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped in on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और अमेरिकियों ने एक गुप्त योजना के अनुसार अपना खुद का परमाणु बम विकसित कर लिया और जापान के नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में पटक दिया, डाल दिया। इसकी घटना आपको पता है। आइंस्टीन was deeply shaken by the extent of the destruction. जिस कदर विनाश हुआ उससे आइंस्टीन को गहरा दुख हुआ। This time he wrote a public missive to the United Nations, और इससे उसने एक लंबा सार्वजनिक पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखा, यूनाइटेड नेशंस को एक लिखा। मिसिव माने लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल। मिसिव एक ऐसा लेटर होता है जो बहुत ही लंबा और ऑफिशियल होता है, सरकारी होता है। वो यूनाइटेड नेशंस को लिखा। यूनाइटेड नेशंस आप जानते हैं पूरी विश्व की एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में शांति और प्रगति के कामों को देखती है, संभालती है। In it he proposed the formation of a world government. इसमें उन्होंने एक विश्व सरकार बनाने का सुझाव दिया था। आप समझते हैं कितना बड़ा वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का प्रस्ताव दिया था। यानी कि कोई भारत, इंडिया, जापान, अमेरिका में कोई एक सरकार नहीं हो, बल्कि इन सबसे ऊपर एक विश्व की सरकार हो जो कि पूरे विश्व को चलाए, ऐसा प्रस्ताव उन्होंने दिया था। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। परंतु रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनको लिखे गए पत्र की भांति इस पत्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics. बल्कि आने वाले दशकों में, सालों में आइंस्टीन राजनीति में अधिक उलझते गए, खुद को उन्होंने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर लिया। Agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. और अपनी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता का लाभ उठाकर उन्होंने जो हथियार होते थे, शस्त्रों के ढेर बनाने को प्राप्त करने और उनमें शांति और प्रजातंत्र के पक्ष में उन्होंने रिवॉल्यूशन किया, आंदोलन किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब 1955 में आइंस्टीन 76 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो उनकी प्रशंसा एक दार्शनिक और विश्व नागरिक, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में उतनी ही हुई जितनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में, कोई भी साइंटिफिक जीनियस जो होता है, उस तरीके से अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रशंसा पूरे विश्व में की गई और उनको विश्व नागरिक माना गया। तो लेसन आपको पसंद आया होगा, इमेजेस भी आपको पसंद आई होंगी, लेसन आपके दिमाग में बैठ गया होगा। इसी तरह के लेसन हम बनाते रहेंगे। आप पूरे वीडियो देखें, कोई भी वीडियो स्किप ना करें। यदि आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल
है। किसी भी वीडियो में एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं है। लाल कलर से सब्सक्राइब आपके मोबाइल में देखिए दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, उस लाल कलर के सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो टच करते ही ये लाल कलर का सब्सक्राइब व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। इसके बाद आप अपने बगल में बेल आइकॉन देखेंगे, घंटी देखेंगे, घंटी को टच करेंगे, 3 ऑप्शन आएंगे। आप ऑल वाले ऑप्शन को जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाने से आपको बहुत फायदे होने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और भी इस तरह की वीडियो आपको चाहिए जो हमने बनाए हैं तो आप हमारे चैनल की ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस के वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देखें और ग्रामर, अनसीन लेटर जो भी चीजें हैं उन सब का लाभ उठाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।